नमस्कार। भाग 2 में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं माँ स्मृति में मोती कुंज। वैसे वो बहुत बड़ी बातूनी भी नहीं रही। वह लगभग मौन ही तो रहती थी, बातचीत जरूर होने पर ही करती थी। अतः मैं जैसे वह मौन ही साध चुकी थी। जब भी जवाहरनगर आती तब उनकी बातों में खासकर बंटवारे से जुड़ी होती। अंतिम बार 10 दिन ही उनका जवाहरनगर में रहना हो सका। तब हमें लगा कि उनकी याददाश्त साथ छोड़ चली है। अब तो उनके लिए सोचना विचारना ही मुश्किल हो चला है। सो बातचीत ही नदारद हो गई। अब उनके लिए खाने पीने नहाने बाथरूम तक कुशलता से पहुंच जाना ही उपलब्धि मान ली गई थी। बुढ़ापा, खासकर माँ जी का, जिसे मैं बहुत नज़दीकी से देख समझ सका हूँ। दोनों बच्चे शायद वैसे जिस तरह मैंने अपनी दादी को देखा व महसूस किया, वैसा वो उतना महसूस नहीं कर पा रहे थे। शहर में पल बढ़ रही नई पीढ़ी की सीमा है, जिसे देखकर सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ जी के शेष जीवन से तदाकार होना उनके लिए नामुमकिन था। उनकी नासमझी या नज़रअंदाजी मुझे असहनीय पीड़ा दे जाती। इस विषय पर गुलाब जी, जो वृद्धाश्रम के अध्यक्ष रहे हैं, से अपनी उलझन शेयर करने पर एक राह मिलती रही, जिसमें समझौता मुझे ही करना पड़ता। मेरी गंभीरता इसलिए भी अधिक तनावकारी हो जाती रही क्योंकि वृद्धों की दुनिया में कई पात्रों के चरित्र मेरे द्वारा कई कोणों से विश्लेषित व मूल्यांकित हो चुके थे, लिपिबद्ध किए जा चुके थे, जिसमें बुजुर्ग पीढ़ी की भावना बेबाकी से उजागर होती है और उनका हाशिए पर जाना भी। माँ जी अब मेहमान की तरह थी। वह अंतिम बार मोती कुंज में महज 10 दिन ही तो ठहर सकी थी। 2 माह पूर्व बूंदी आई थी। 10 दिन ठहरती है और गांव लौट जाती है। वह लौटना कभी बूंदी न आने का सबब बन जाएगा, इसका एहसास मेरे परिवार में किसी को भी नहीं हो सका। इस दौरान मेरा 2 बार गांव जाना हुआ और उत्कर्ष अस्पताल के 7 दिन का साथ मिल सका था। यही चंद दिन थे जिनमें माँ जी का भरपूर सानिध्य मिल सका और हृदय से गहनतम तल से आशीर्वाद भी खूब मिला। खासकर अंतिम वर्षों में वह खुश होकर माथे पर हाथ फेरा करती थी। अच्छे से रहो जैसे वचन बार बार बोलती हो। अंतिम दिनों में वह पूरी तरह से माँ के मातृत्व को संपूर्ण रूप से सफल कर देती है, जब वह अंजलि भर भर कर आशीष लुटाती है। पिता से खाली हुए स्थान को हर तरह से भरती है। वे परिवार की छत्र छाया बन जाती है। पिता से बढ़कर माँ के महत्व पर रसूल हमजातोब लिखते हैं, जिसे आप सुन सकते हैं। पिताजी ने चाहे कितनी ही कोशिशें क्यों न की, फिर भी अपने बचपन में माँ की एकमात्र लोरी मेरे लिए उनके सभी किस्से कहानियों से ज़्यादा प्यारी बनी रही। एक कवि पिता माँ के महत्व पर कुछ इस तरह बताते हैं। पुत्र या नौकरी पेशा होकर नहीं, मैं लेखक के बतौर लिख पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि माँ उस समय पारिवारिक रण क्षेत्र में डटी रही जब पिताजी असमय मैदान छोड़ जाते हैं। पिता से खाली हुए स्थान को उन्होंने खाली नहीं रहने दिया। पिताजी जिस स्थान से घर से विदा लेते हैं, उस स्थान विशेष पर वह 1 साल तक टलती नहीं है, उस जगह से हटती नहीं है। जीते जी घर में खालीपन को भरती है। और जब उन्हें भी लगने लगा कि जाने में ही सार है, वे मान चुकी थी कि अब न उसने उनसे चला जा रहा है, न सुना जा रहा है, न कुछ कहा ही जा रहा है। तब यूँ ही खाली आँखों से दिन भर देखते रहना, और यह भी तब जबकि सभी अपना अपना काम और घर संभाल चुके हैं। तब जीवन में क्या बचता है? खासकर
पिता के गुजर जाने के बाद 1 साल माँ जी का ठीक से गुजरा होगा। दूसरा साल भी आपने अपने पैरों के बल पर एक घर से दूसरे घर तक की दूरी बखूबी नापी है। अपने पियर में छोटे व बड़े भतीजे के परिवार को भी बराबर साधती रही है। पिताजी बड़े पोते की शादी संपन्न करके दुनिया से रुखसत कर गए, तब आपने छोटे पोते की शादी अपने आंखों के सामने पूरी करवाई। शादी के दायित्व वो भलीभांति पूरे करती है। माँ की पीढ़ी के लिए शादी एक महत्वपूर्ण उत्सव मिशन की तरह रहे। उत्सवों में शादियाँ उन्हें सबसे अधिक प्रिय कही जा सकती है। 2-3 शादियाँ तो जवाहर नगर में रहते हुए वह स्वयं भागीदारी निभाती है। बूंदी का गोठड़ा में अमरलाल के बड़े बेटे की शादी में मेरे साथ जाती है और मंच पर जाकर दूल्हे दुल्हन को सबसे बुजुर्ग दादी के बतौर आशीर्वाद भी देती है। मेरे छात्र रहे मुकेश शिक्षक की शादी में के पाटन के मंडप में पहुंचती है। 2-3 समारोह और हुए बूंदी में जो मेरी अनुपस्थिति में थे और आपने तब बहू बेटे के साथ जाकर शिरकत की थी। घर में ही आपके सामने सौरभ का बर्थडे भारत नगर के मकान में जब उसका नांगड़ किया जाता है तब आप वहाँ उपस्थित रहती हैं। शादियों की बाजे भी अगर सड़क पर बजते हुए गुजरते तब आप अपने घर के गेट पर खड़े रहकर तब तक देखा करती जब तक कि भी दिखाई देते। अंतिम समय में छोटे भतीजे के बेटे सदाशिव की शादी होती है। इसके बारे में वह वर्षों से कहती रही कि उस शादी में हर हाल में दोनों बेटों को पहुंचना ही है। जब भी मैं गांव जाता तब बात का अंतिम निष्कर्ष यही हुआ करता था, बेटा सदाशिव का ब्याह में आबो मत भूलजो। बहू से अलग से जचा कर कहती, सदाशिव का ब्याह में जरूर आणो छे, भूल मत जाजियो। छोटी छे ने याद राख कर आणो छे। जब भी गांव जाते तब बातों ही बातों में सदाशिव की शादी का जिक्र अवश्य ही आ जाता। नाती जगदीश की शादी के बाद से वह अपना मिशन सदाशिव की शादी को बना लेती है। अगली शादी दूसरे पोते जस कुमार की होती है। माँ जी को शादियों का बड़ा गहरा अनुभव रहा है। माँ आज़ादी पूर्व की पैदाइश रही है। तब जीवन का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव शादियाँ ही हुआ करती थी। महिलाओं को बच्चे पैदा होने के बाद सबसे अधिक हंसी खुशी के पल ऐसे उत्सव ही तो होते हैं। शादी करके बहू का मुँह देखना, बेटी को विदा करना और फिर बेटी के बच्चों की शादियों में भात पहनाकर जैसे उत्सव हर साल 10-5 तो हो ही जाते हैं। इनके अलावा हर साल आने वाली दीपावली की तैयारियों में हर घर को औरतें मांडनों से सजाया करती। लीपना पोतना, खड़ी गेरू से मांडना बढ़ाना, उत्साह से रसोई बनाना, लड्डू बाटी पुए आदि पकवान खुश होकर बनाए जाते हैं। महिलाओं से ही समाज मोहल्ले व परिवार में रौनक बनी रहती है, वरना किसानी में आने वाले उतार चढ़ाव, आंधी तूफान, फसल खराबा, हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी जीवन गुजर बसर करने लायक अन्न मुश्किल से ही हो पाता है। वह घर चलाने में दुनिया भर के झंझट उठाती है। पुरुष मानसिकता से ग्रस्त भारतीय समाज में परिवार का पालन पोषण करती है। महिलाओं का पर्दे में रहना नैतिकता व सामाजिक मूल्य रहे हैं। बंद 4 दीवारी ऊपर से घूंघट का झंझट कम नहीं होता, पर पूरा परिवार जानता है कि माँ जी घूंघट करने में माहिर रही है। लंबी लाज निकाल कर ही घर से कदम रखा करती थी। लोग उन्हें पर्दा करने के रूप में याद करते हैं। उनके सामने ही नहीं, पीछे से भी दादी वो बड़े बूढ़े उनकी प्रशंसा किया करते। घर में 2 बेटों की बहू आई तो उन्होंने उनको पर्दे वाला पाठ ऐसा पढ़ाया कि बड़ी बहू बूंदी शहर में रहकर भी गांव वालों का घूंघट
सासू की तर्ज पर ही करा करती, बावजूद इसके कि मैं अक्सर मना करता, क्योंकि मैं शहर में रहने के चलते पर्दे को पिछड़ापन मानता था। ऐसे पारंपरिक रूढ़ संस्कार महिलाएं पुरानी पीढ़ियों से, सासुओं से सहर्ष ग्रहण करती आई है। माँ जी ने झगड़ा की पहल कभी नहीं की होगी ज़िंदगी में, और जब झगड़ा हो ही जाता तब ठीक से वह बराबरी नहीं कर पाती थी, या ऐसा नहीं कर पाने से दौरानियों से अक्सर वह हार जाया करती। महिलाओं में लड़ाई होना गांव में असामान्य बात नहीं है। 10-15 दिन में मोहल्लों में तू मैं होती रहती। ऐसे झगड़े भी ग्रामीण जीवन की नीरस जिंदगी में रस घोलने का ही काम करते हैं। कुछ औरतें झगड़े में माहिर होती कि कुछ देर बाद ही गालियों पर उतर आती है। अगर सामने वाली भी वैसी ही हुई तब तो हाथापाई होना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन माजी की ज़िंदगी में ऐसा अवसर कभी नहीं आया। यही कारण था कि वह बर्दाश्त करने के गुणों से परिपूर्ण थी। ये गुण मैंने मेरे मामा जी में भी देखे। दोनों भाई बहन में उदारता, सहनशक्ति और बर्दाश्त करना समान रूप से रहे। ये गुण मामा के दोनों बेटों में भी बखूबी देखे जा सकते हैं। खासकर छोटे ने, जिनका नाम हरिमोहन है, बड़े भाई हरिशंकर के साथ जो भूमिका निभाई वो लक्ष्मण की तरह निभाई। वो बड़े भाई से जीते जी के कभी झगड़ा ही नहीं कर सके। बड़े के अंतिम समय तक छोटा राम लक्ष्मण की जोड़ी बनकर रहता है। सो माँ जी अपने पियर में बखूबी ठहरती थी। हर त्योहार, शादी ब्याह में जब भी बुलावा आता तब वह अक्सर 10-15 दिन अपने पियर में रहकर ही वापस लौटा करती थी। माँ जी के लिए गांव सब कुछ ही नहीं, बहुत कुछ होकर रहा है। उस पीढ़ी के लिए गांव कितना महत्वपूर्ण है, शायद उनकी ग्रामीण सोच व समझ उन्हें विवश करती कि वह अंतिम समय में तो गांव ही रहे, ताकि जब भी दुनिया से कूच करने का मौका आए तो तब वह अंतिम प्रयाण अपने घर से ही संपन्न हो। बड़ा बेटा जो शहर में रह रहा है, उसके साथ न रहने का मूल कारण यही रहा है कि यह घटना कभी भी हो सकती है, और वह नहीं चाहती कि ऐसा पराये स्थान पर घटित हो। गांव में रहने वाले शहर में क्यों कर रहे? शहर में रहना उनके लिए अवसर से अधिक मजबूरी ही कह सकते हैं। जब उनके आँखों के लेंस डलवाए थे या पौत्र सौरभ का जन्म हुआ था, उस दौरान लंबे समय तक ठहरना पड़ जाता है। जब भी दादाजी नाराज़ होते तो कह बैठते थे, कुछ दिन बड़े के यहाँ भी रहा हो, वह भी तो बेटा है। ऐसा कहने के पीछे उनका मकसद होता था कि वह अंतिम समय में उनकी नीतियों, फैसलों और ख़ासकर बंटवारे से संबंधित चुभते तीखे सवाल उठाने लगी थी। बातों ही बातों में दोनों में गर्मा गर्म बहस हो जाती। ऐसी सामान्य बात हो चली थी। सुबह तंग आकर कुछ दिन शांति से गुजारने के लिए ऐसा कहते, तब वह एकदम साफ मना कर दिया करती थी। ऐसे में वे थक हार कर अक्सर सीधे मुझसे मुखातिब होते और कह बैठते, अरे यार, यह थारी भी तो माँ लागच है, इन थारे साथ लेर जा, हो सके तो वहीं राख। बुढ़ापे का ये रूप भी अनूठा है। इस उम्र में बेशक उनके बीच तनातनी होती, झगड़े भी होते, पर संवाद दिन भर में कई बार उतार चढ़ाव भरे होते। फिर भी लगता था कि भूत पीपली वाला संबंध अंततः बना रहा। ग्रामीण संस्कार वाकई में ठेठ ग्रामीण को शहर में अपनी मर्जी से रहने ही नहीं देते। सो दोनों कभी भी चलाकर शहर नहीं आए। जब भी आए मजबूरी में ही। सो सही अर्थ में प्रकृति प्रेमी ग्रामीण किसान को शहर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता। सो दोनों जब भी आए 1-2 सप्ताह बाद ही गांव लौटने की रट लगाने लगते थे। मैं स्वयं भी अपवाद नहीं ठहरा। मुझे याद आता है कि जब पहली बार शहर रहने की नौबत आई,
खास करके परीक्षा के लिए। तब 8वीं कक्षा में दूसरी बार भले ही बैठ लिया, पर सप्ताह भर शहर में रहना गंवारा नहीं किया। सो मैं समझ सकता हूँ कि कोई ठेठ ग्रामीण बेकाम शहर में कैसे रह सकता है, खासकर कर्मठ किसान, खासकर माँ जैसी महिला। ये दोनों जिंदगी भर खेती बाड़ी से जुड़े रहे, सो इनकी भावना समझी जा सकती है। सो माँ की धारणा रही है कि अंतिम समय अपने गांव घर में रहना ही मुनासिब है। उत्कर्ष के अंतिम 7 दिन जीवन के सार स्वरूप ही थे। मानसी और मैं उनके साथ पूरे 7 दिन रहे। उन्हें बोलते बतियाते, लड़ते झगड़ते और भावना की उड़ान भरते तो कभी यथार्थ की चट्टानों पर ठहरने सा अनुभव मिल सका। कहूँ कि जैसे पूरा जीवन का सार 7 दिनों में मिल जाना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि, धरोहर हो जाती है। जाते जाते उनके आशीर्वचन कानों में जिस तरह से पड़े, कानों ने भी जैसे सार्थक सुना, कृतार्थ हुई। बचपन से अब तक के जीवन का जैसे सार स्वरूप थे 7 दिन। गिरने के बाद 7 दिन जी जाना माँ के लिए मामूली घटना नहीं थी, बल्कि यूँ कहें कि हम दोनों को अंतिम सेवा का दुर्लभ आध्यात्मिक अवसर मिलता है। अपने गिरेबान में झांकने का अवसर मिलता है। माँ के अंतिम दिन, अंतिम पल, अंतिम भाव किस तरह से घटते हैं, वह अंतिम पलों में आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाती है। वह नदी की तरह थी। हम नदी के 2 किनारे। नदी जैसे पहाड़ से निकलती है तो बर्फ़ से जब जमे पहाड़ों को पिघलाकर बहा भी देती है, वरना कौन है ऐसा जो 85 की उम्र में गिरे और प्राण न त्यागे। कई तो बिना बोले बताए पलक झपकते ही चुपचाप चले गए। एक 40 की अवस्था में कुर्सी पर बैठे बैठे ही चल दिया। दूसरा 70 वर्षीय रात में पानी पीने को उठा, सोया पर सुबह उठ ही नहीं सका। जो सोता है वो जाग नहीं पाता। कई ऐसे हैं जो अपने बाथरूम में फिसल जाते हैं, गिरते हैं और गुजर जाते हैं। बहुत तेरे हैं जो ज़िंदगी की भाग दौड़ में उठते पड़ते, हाँफते, सड़क पर चलते, बाइक से गुजरते, बीच रास्ते से ही उठ जाते हैं, घर तक भी नहीं पहुंच पाते। दुनिया को अलविदा कहने का अवसर हर कोई को कहाँ मिला करता है। आपने पूरी ज़िंदगी जी है, अनबोले नहीं रही। अंतिम समय में हमने देखा कि आप अधूरी ज़िंदगी नहीं जी। उन्होंने ज़िंदगी की भरी पूरी पारी खेली है, सारे दायित्व निभाकर अलविदा कहती है। पूरे होश आवास में ही तो कहे थे ये शब्द, जुग जुग राज करना मेरे लाल। वरना 2 शब्द बोलने के अवसर भी कहाँ मिल पाते हैं। बाहर छोड़ी सांस अंदर लेने का अवसर ही नहीं देती। यूं ही जीवन की भागदौड़ करते ही तो चले जाते हैं लोग। इस अर्थ में माँ को दुनिया से मुक्ति मिल जाती है। उनके लिए कोई बात, कोई कृत्य शेष नहीं रह जाता है जो उन्होंने अधूरा छोड़ा हो। कोई कहना, सुनना, बोलना शेष नहीं रहा। सब हुआ, बतियाना, लड़ना, झगड़ना, सब कुछ तो कर लिया। जो कहना था पूरी ताकत से कहा, किसी तरह की लाग लपेट नहीं रखी। एक दिन पूर्व साफ साफ कहती है, इलाज खर्च बराबर करना या एक ही सारा खर्च उठा लेना। परिवार की एकता पर बोली, दोनों बेटे साथ रहना, एक होकर रहना और दोनों बेटियों को बुलाते रहना। ये कोरे प्रवचन नहीं थे, अंतिम वचन थे, आशीर्वचन थे, पारिवारिक जीवन दर्शन था जो हम दोनों ने नई पीढ़ी के सामने सुना। इसे आने वाली पीढ़ी भी तो जिंदगी याद रख सकेंगी कि दादी ने जो कहा वह हमारे पारंपरिक संस्कार है, ग्रामीण संस्कार है, रीति है, रिवाज है। एक ग्रामीण भारतीय परंपरा है कि बहन बेटियों बुआओं का पूरा सम्मान रखा जाना चाहिए। मन की
पूरी बात कहती है, प्यार से, हंसकर, गुस्से से भरकर तो लड़कर भी। वह अंतिम 8 घंटे मेरी समझ से परे हो जाते हैं, जब वह पूरी ताकत से घंटों अपने आप से, अपने शरीर से जैसे लड़ती है, जैसे वह अपने शरीर से ही लड़ रही हो। तब वह हम दोनों को जमकर गरियाती है, दुश्मन, अन्यायी और क्रूर कह देती है। कारण कि वो जिस तरह से हाथ पैर चला रही थी, हाथों से लगी हुई केंडुले वगैरह को खींच करके फेंक देती थी, तब हाथ बांधने पड़ जाते हैं। इससे पूर्व तक वो बार बार माथे पर हाथ फेरना, बार बार आशीष देना, जितनी बार हो सके अच्छा या भलाई करती रही थी। लाड़ लड़ाने, जतलाने की प्रबल भावना का दरिया बहा देती है। जिन्हें अंतिम समय का एहसास हो जाता है, उनके लिए भरा पूरा जीवन जीने का अवसर मिला करता है। कोटा हार्ट अस्पताल में दिन भर जांचें की गई। जांचों के दौरान हमने दिन भर डॉक्टर, लैब डॉक्टर तक आने जाने में, यहाँ तक कि मरीजों के मेले में ऊपर 3 मंजिल से नीचे तल पर आना जाना होता। उन्हें स्ट्रेचर से ऊपर नीचे लाना ले जाने का क्रम दिन भर चलता है। मरीजों की भीड़ इस कदर कि शॉपिंग मॉल को मात दे रही होती है। इतने रोगी, इतने बीमार कहाँ से चले आते हैं। तीमारदार एक दूसरे से चलते में दिन भर टकराते हैं। बीमार, तीमारदार, नर्सें, सहायक जो स्ट्रेचर को लिफ्ट से लैब तक लाने ले जाने में मदद कर लिए, पर वे मदद के नाम घाव देने में पल भर नहीं लगाते। नर्सों व सहायकों का व्यवहार ऐसा कि जैसे डॉक्टर के बाद वे ही सब कुछ जानते हैं। तीमारदार देहाती बुड़बुक है। तीमारदार तो मजबूरी का मारा ही है, उसे वक्त ने मारा है और वे भी मारे हुए को एक मार और मार दे रहे हैं। 8 घंटे अस्पताल में रहना नरक में रहना ही था। सो हमने डॉक्टर ढाकरिया को एक विकल्प के रूप में सारी रिपोर्ट दिखाना मुनासिब समझा। डॉक्टर बोले, मरीज कमज़ोर है, ऑपरेशन झेल सके ऐसा नहीं लग रहा है। खून की कमी है, हीमोग्लोबिन 9 से नीचे आ रहा है, ऑपरेशन बहुत रिस्की है। आप ठीक से पहले सोच लो। तीमारदार सोचेगा। भारी भरकम डिग्रियां लटकाए डॉक्टर डराते हैं तीमारदार को। 5 स्टार अस्पताल का सारा खर्च तीमारदार पर डालने वाले डॉक्टर है या डाकू है। डाकू दिन दहाड़े डाका डालता था, पर अमीर के यहाँ। डॉक्टर तो अमीर गरीब के भेद को ही मिटा चुके हैं। डरे हुए तीमारदार को और डराया जाता है। डॉक्टरी पेशा पूरी नंगाई पर उतर हुआ लगता है जब इस तरह के बोल सुनने को मिलते हैं। RGHS में 12,000 की छूट मिल सकेंगी। ऑपरेशन का खर्च 45-50 हज़ार या इससे अधिक ही होगा। मैं याद दिलाता हूँ, RGHS में 8-10 लाख बिना खर्च के इलाज होता है। डॉक्टर अपनी सीमा मजबूरियां गिनाता है। डॉक्टर राजस्थान सरकार के राइट टू हेल्थ बिल को दत्ता बताते हैं। साथ ही दूसरे दिन हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसमें पूरा देश देखता है कि यह पेशा किस तरह व्यवसाय से भी नीचे रसातल में जा चुका है। सो मरीज को लेकर आए तीमारदार की मजबूरी हो जाती है जीते जी मरना। मरीज की सांसें जब तक चल रही है, तब तक तीमारदार की जेब कैसे खाली की जाए, इस मनोविज्ञान को डॉक्टर हर तरह से भुनाता है। तभी तो ज्ञान चतुर्वेदी नरक यात्रा में अस्पताल बनाम नरक का एक दिन को समग्र रूप में दिखाते हैं। रचना से गुजरने पर लगता है कि डॉक्टरी चरित्र और अस्पताल दोनों में मिलकर मुकम्मल नरक रचते हैं। वैसे ही नरक को मैं पुनः जीता हूँ। सो मान सिंह का कहना कि यहाँ भर्ती करने से पूर्व डॉक्टर ढाकरिया को एक बार पूरी रिपोर्ट दिखा ही लेते हैं। सुधा, मैत्री और पास में हार्ट की तुलना में उत्कर्ष गेस्ट हाउस जैसा लगा, जहाँ पर मरीज़ और तीमारदार दोनों को स्वस्थ रखने की भरपूर आबो हवा है। माजी का कोटा हार्ट अस्पताल में 6 घंटे रहना रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करने सा था।
जहाँ से गंतव्य तक जाने के लिए इंतज़ार स्वरूप ठहराव भरता। रेलवे स्टेशन जैसे भीड़ का एहसास कराते हैं, बड़े अस्पताल जैसे बड़े शहर की भीड़ से पहाड़ी पर पहुंच गए हों। हाट से उत्कर्ष पहुंचना पहाड़ के किसी गेस्ट हाउस में ठहरने जैसा रहा। उत्कर्ष में कुल 30 का स्टाफ, 30 मरीज भर्ती होते हों, तब देखभाल करने वाले और मरीजों का औसत समान है। यहाँ सब कुछ खुला खुला, ऑपरेशन थिएटर, बगल में कैंटीन, नीचे मेडिको सुविधा। ऑपरेशन से पूर्व तीसरे माले पर रूम मिलता है। रूम में कुल 3 मरीज ठहरते हैं। दाएं बेड पर 78 वर्षीय बुढ़िया की वैसी ही कूल्हे की हड्डी का ऑपरेशन हो चुका है, उसे एक दिन ठहर कर घर चले जाना है। दूसरी तरफ अधेड़ महिला है जिसके हाथ की बड़ी हुई हड्डी निकालनी है, उसे शाम तक डिस्चार्ज हो जाना है। माँ जी को ये 3 दिन गुजारने हैं। अगर ऑपरेशन सफल रहता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा पूरा कहाँ हो पाता है। 7 दिन हो जाते हैं। दोनों बेड पर शांति का आलम है। तीमारदार भी शांत है। माँ जी पहले दिन से अंतिम दिन तक क्रियाशील रहती है। रात भर्ती होने के बाद पहला ही दिन है। मैं दोपहर के समय पहुंचा, तब तीनों बेड पर 3 महिला, 3 स्थितियाँ 3 मोड में दिखाई देती है। बिस्कुट के साथ आधा कप चाय ली होगी। मैंने अपने हाथों पानी पिलाया और थोड़ी सी चाय ही पी सकी थी। सुबह में कुछ दलिया दिया, फिर लगभग भूखे पेट ही तो रही, मात्र पानी और चाय पर। 12 बजे से सोडियम की कमी होने लगती है और वो चिड़चिड़ा जाती है। उनकी सक्रियता यकायक बढ़ जाती है। हाथ पैर, यहाँ तक कि पूरा शरीर हरकत में आ जाता है। इतनी ताकत कि हम उनके हाथ पकड़ते तो झिझोड़ कर ऐसे छुड़ा देती, हमें मजबूर होकर उनके हाथ बांधने पड़े जिससे कैंडुला सुरक्षित रह सके। सोडियम बोतल चढ़ने के बाद वह कुछ शांत होती है। दूसरे दिन सामान्य बातें करती है। बगल वाली से कहा जा, आज जारिश है पर मुँह कशां रहूँगी, कौन सो बात करूँगी। काई बात कोने, तू जा, थारी जगह कोई और आवेगी। उनकी बातें हमसे, उनसे, तीमारदार से लगातार चलती रही। तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी आ जाओ। सुबह सुबह मान सिंह का मोबाइल खड़खड़ाया। मैं सुनते ही चल पड़ा। बिना नहाए गाड़ी उठाई, बूंदी कोटा 4 लेन पकड़ा। पौन घंटे का सफ़र कर जल्दी से ऊपर पहुंचा तो हालात मरीज से अधिक मान सिंह के बदतर लगे। वह रात भर जागता रहा, ठीक से सो नहीं सका था। माँ जी देखते ही लपक कर मिली, बोली और आशीर्वाद की मुद्रा में अगले 2-3 घंटे तक बनी रहती है। बहनों से मोबाइल पर बातें करती है। हम दोनों से, पोतों से अपने मन की बातें कही और दार्शनिक मुद्रा में जो शब्द कहे, जुग जुग राज करना, एक होकर रहना, बेटियों को बुलाते रहना, ये शब्द नहीं थे, साक्षात आशीर्वाद थे। अंतिम शब्द, अंतिम वचन, अंतिम बोल थे। इतना बोलने का अवसर तो न दादाजी को न ही पिताजी को मिल सका। जो उन्हें कहना था वह नहीं कह सके। दादाजी बेशक पूरी उम्र पाए, पिताजी भी, पर जिस तरह से अनपढ़ माँ ने कबीर की तरह अपनी बात कही, जैसे पढ़ने लिखने वाले नहीं कह सके। दादाजी और पिताजी जिंदगी भर बोलते रहे, पर जब जाने की बारी आई तब तो चुपचाप ही चल दिए। माँ वाकई में माँ होती है। उनका हृदय सागर सा होता है जिसमें से मोती और लाल निकला करते हैं। 16 फरवरी 2023 की शाम 8:45 बजे, न गांव में न शहर में, न बड़े के यहाँ न छोटे के यहाँ, बल्कि कोटा महानगर केशवपुरा उत्कर्ष के दूसरे तल के आईसीयू में इस फानी दुनिया को अलविदा कर देती है। 2 दिन पहले ही तो कहा था, अब जी कर क्या करना है, बहुत जी ली, अब जाने में ही सार है। और वाकई में कहकर बताकर, आशीर्वाद देकर, पूरे दिन गुजार कर, शाम ढलने पर हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेती है। वह 1 घंटा ही शारीरिक नींद ले सकी थी। वह लंबी अनंत निंद्रा में चली जाती है। वह हमें यूँ छोड़ कर नहीं जाती, अभी तू सब कुछ बताकर समझा कर जाती है। माँ तुझे शत शत प्रणाम। अब हम जब तक जिंदा है तब तक वह हमारे आस पास रहेंगी, हवा में, प्राणों में बसी रहेंगी, प्राण वायु होकर। धन्यवाद। आप इस पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।